बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें 40 सदस्यीय स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल है। इसमें सांसद, मंत्री और वरिष्ठ नेताओं को सूची में शामिल किया गया है। स्टार प्रचारकों की सूची में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी है, तीरथ सिंह रावत भी है, विजय बहुगुणा निशंक का नाम भी शामिल है, रमेश पोखरियाल निशंक का नाम भी इसमें शामिल है और प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के नाम भी इस सूची में शामिल है। तो तीरथ सिंह रावत, विजय बहुगुणा, रमेश पोखरियाल निशंक का नाम भी इसमें शामिल। प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेताओं के नाम भी इस सूची में शामिल है। तो भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। 40 सदस्यीय स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम भी है, कैबिनेट मंत्रियों के नाम है, सांसद और वरिष्ठ नेताओं के नाम भी इस सूची में शामिल है। और बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। जब पार्वती दास ने नामांकन पत्र दाखिल किया उस वक्त सीएम धामी मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया और कहा कि बागेश्वर उपचुनाव के लिए मतदान भले ही 5 सितंबर को हो, लेकिन जनता की इस अपार भीड़ ने फैसला आज ही सुना दिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बीजेपी की प्रत्याशी पार्वती दास को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा, पूर्व मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास के द्वारा कार्य किए जो काम किए गए हैं वो हमेशा याद रहेंगे। उनके द्वारा ऐतिहासिक कार्य किए गए, वो हमेशा बागेश्वर की समस्या को लेकर चिंतित रहते थे। जिस प्रकार से लोगों का हुजूम है, लोगों के उनके प्रति एक प्रेम है, अपनी श्रद्धांजलि लोग इस रूप में देना चाहते हैं कि जो उनके सपने इस क्षेत्र को लेकर थे, जो अनेकों विकास के कार्य उन्होंने इस क्षेत्र में किए थे, वो हमारी भी जिम्मेदारी है, हम सब लोग उसको आगे बढ़ाएं, उनको पूरा करेंगे। और पार्वती जी को, उनकी धर्मपत्नी, उनको पार्टी ने यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की महान जनता एक बड़ा समर्थन देकर, रिकॉर्ड यहाँ से वोट देकर सेवा का अवसर प्रदान करेंगी। और आदर्श बागेश्वर बनाने के लिए, उत्तराखंड को श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने के लिए जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा को बागेश्वर की ये पुण्य भूमि, बागेश्वर के महान लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये सब बेमेल गठबंधन है और जनता का विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। निश्चित रूप से देखिए, हर रिकॉर्ड टूटने के लिए होता है और यहाँ भी जिस प्रकार का आज लोगों का उत्साह है, लोगों का समर्थन है, आशीर्वाद है, इसमें कोई वो नहीं है कि यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक पार्टी चंपावत से भी अधिक मतों से बागेश्वर उपचुनाव में जीतेगी और महेंद्र भट्ट का कहना है कि बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। महेंद्र भट्ट ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बात की, क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। भट्ट जी, चंपावत उपचुनाव के बाद बागेश्वर दूसरा उपचुनाव है, इसे कैसे आप देखते हैं और क्या रणनीति है पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए तैयार रहती है और चंदन रामदास जी का इस क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव है। आज जो माहौल दिखाई दे रहा है, जितनी बड़ी संख्या में गांव-गांव से जनता उमड़ कर आ रही है, मैं कह सकता हूं विश्वासपूर्वक कि हम लोग ये प्रचंड बहुमत से इस सीट को हम जीतने वाले हैं। आज नामांकन है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस अवसर पर रहने वाले हैं, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हमारे बीच में आ चुके हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सबको इसमें चुनाव की दिशा हम लोगों ने काम सौंपे हैं और कल से लगातार हम लोग सभी बूथों पर जाकर और अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह भरने का काम करेंगे और बड़ी संख्या में पिछली बार से अच्छे मत से चुनाव जीता जाए, इसके लिए हम रणनीति बनाएंगे। अध्यक्ष जी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बसंत कुमार को लाई है, जिन्होंने अच्छे वोट हासिल किए। आप इसे चुनौती के रूप में देखते हैं या लगता है कि चुनाव एक तरफा नहीं है? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। और कांग्रेस जब प्रत्याशी विहीन हो गई तो अपने ही सहयोगी दल, जिसको कह रहे हैं कि हमारा सहयोगी दल के रूप में आम आदमी पार्टी है, तो सहयोगी दलों से लोगों को तोड़ने का काम हुआ है। आधा काम तो आम आदमी कर देगी उनका पूरा, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कोई घबराती नहीं है। हमारा अपना जनाधार है, हमारे अपने कार्यकर्ता, हम हर बूथ पर मजबूती के साथ चुनाव को लड़ेंगे। हमारी रणनीति है वो चंपावत के चुनाव के दृष्टिकोण जो हमने वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं बूथ पर, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस भाव के साथ जो हमने कार्यक्रम दिए वही रचना में बनाने वाले हैं। और यहाँ तो चंदन रामदास जी के काम का एक बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत महत्व है और मैं कह सकता हूँ कि चंपावत से भी अच्छे
और बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी ने पर्चा भरा है। बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास ने नामांकन दाखिल किया और बागेश्वर उपचुनाव के लिए पार्वती दास ने पर्चा भरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जिले के प्रभारी मंत्री भी यहां मौजूद रहे और बागेश्वर उपचुनाव के रणभेरी बज चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने कलेक्ट्रेट में जाकर नामांकन कर दिया और पार्वती दास के नामांकन के समय प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के बागेश्वर जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। नामांकन में उनके प्रस्तावक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुबोध साहा और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सौरभ बहुगुणा ने इस दौरान जीत का दावा किया। और बागेश्वर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पार्वती दास ने नामांकन कर दिया है। पार्वती दास ने न्यूज़ वन इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन से खास बात की और कहा कि उनके पति द्वारा किए गए कामकाज को आगे बढ़ाएंगी, साथ ही ऐसे काम जो अधूरे रह गए थे उनको भी पूरा करेंगी। बागेश्वर उपचुनाव के लिए राजनीतिक तैयारियां तो पूर्ण हो ही चुकी थी और आज से चुनावी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। नॉमिनेशन हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्वती दास जी प्रत्याशी हैं, जो कि चंदन राम दास जी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, जिनकी मृत्यु हो गई, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। हमारे साथ पार्वती दास जी से बातचीत करते हैं। पार्वती दास जी, आप अपने पति की विरासत को आगे बढ़ाने जा रही हैं, कैसे देखती हैं इन चुनावों को? हालांकि उनके लगातार चुनाव में आप उनके साथ सारथी की तरह रहीं, पर सीधे तौर पर प्रत्याशी के रूप में आप पहली बार मैदान में। हाँ, उन्होंने अपने कार्यकाल में सारे विकास कार्य कर रखे हैं और जो कार्य अभी स्थगित हो रहे थे उन कार्यों पर हम क्षेत्र में जाएंगे और जनता के बीच रखेंगे, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। उपचुनाव को लेकर सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि रूलिंग पार्टी ही जीतती है। क्या आपको लगता है चुनाव इतना आसान है या कठिन है? खैर, हमारा संगठन, हमारी क्षेत्रीय जनता और वो सहयोग करेगी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जितने भी हैं सब इस चुनाव को आसानी से जीत लेंगे। कांग्रेस बसंत कुमार जी को लेकर आई है, जिन्होंने आप पार्टी में बागेश्वर से अच्छे वोट लिए थे। क्या आपको लगता है वो कोई चुनौती है या नहीं? वो तो बार बार पार्टी बदलने में रहते हैं। आज बसपा में, कल सपा में, आज आम आदमी पार्टी, आज कांग्रेस में चले गए। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो हमसे आगे बढ़ेंगे। हमारी पार्टी इतनी मजबूत है कि कोई हमसे आगे नहीं जा सकेगा। पार्वती जी, चंदन जी आपसे वैसे सामान्य दिनों में जब मिलते होंगे चर्चा भी करते होंगे, बागेश्वर का लेकर उनके दिल में एक प्लान होगा, वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी वो बातें हैं जो भी आपको याद हों, जिन पर काम करना रह गया है और आगे काम करने की ज़रूरत है? वो अपने क्षेत्र के लिए यहाँ एक भव्य जो हमारा मंदिर है और उसका सौंदर्यीकरण भी उन्होंने किया। अभी और सौंदर्यीकरण करना है बागेश्वर का, जो हमें वो हमेशा अपनी क्षेत्र की जनता के साथ रहे हैं और यहाँ के विकास कार्य करने में उनका योगदान काफ़ी रहा है और वो हमेशा यही चाहते थे कि मैं अपनी बागेश्वर को एक अच्छी उसमें ले जाऊँ। सौंदर्यीकरण इसका अभी काफ़ी बाकी है और विकास कार्य बाकी है। तो उनके सपने काफ़ी थे, पर ईश्वर ने इस बीच हमें इतनी बड़ी क्षति कर दी हमारी, जो हम काफ़ी सपने हैं, सपने थे उनके, अब जिनको हमने पूरा करना है। विकास बहुत ज़्यादा किया है उन्होंने, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है और अभी जो क्षेत्र के खेल स्टेडियम है और सभी हैं अभी लंबित पड़े हैं, तो उनको तुरंत उस पर कार्रवाई होगी अभी। और यही सोच के हम जनता के बीच में भी जाएंगे और मुद्दे भी सुनेंगे लोगों के।
जिन पर कार्य करना होगा। पार्वती दास जी थी जो थोड़ा सा भावुक भी हो गई चंद्रनाथ दास जी का जिक्र आते हुए, लेकिन जो उनके पति के, माफ कीजिएगा, जो सपने थे उनको वो आगे बढ़ाएंगी। दूसरा, क्षेत्र में लोगों के साथ संपर्क करके जो विकास का प्लान बागेश्वर का अधूरा रह गया था उसको आगे बढ़ाएंगी। और कोशिश उनकी ये होगी कि जो चंदन रामदास जी के अधूरे रह गए या छूटे रह गए कार्य थे उनको आगे बढ़ा सकें। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी का चेहरा बेनकाब होगा, ये कहना कांग्रेस संगठन को थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता है, लेकिन तो कई तरह के सवाल भी उठते हैं। तो बागेश्वर का इम्तिहान पास करेगी कांग्रेस पार्टी, ये मथुरा दत्त ने कहा। और दरअसल बीजेपी का चेहरा बेनकाब होगा, ये कहना है कांग्रेस के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी का। और मथुरा दत्त ने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से परेशान जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी। बागेश्वर में भारतीय जनता पार्टी को अंकिता भंडारी हत्याकांड में का वीआईपी कौन, उसका जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता का जवाब देना पड़ेगा। और अग्निवीर किस तरीके से उत्तराखंड के नौजवानों के हितों से खिलवाड़ कर रहे हैं उसका जवाब देना पड़ेगा। पेपर लीक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्यों, उसका जवाब देना पड़ेगा। खनन व्यवसायियों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री के कार्यालय से किस तरीके से पत्र जारी होते हैं उसका जवाब देना पड़ेगा। इन सब बातों का जवाब उनको बागेश्वर में भाजपा को देना पड़ेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस का ये बहुत बड़ा टेस्ट है। बागेश्वर में भारतीय जनता और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शूरवीर सिंह सजवाण ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से कम 3 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उनका दावा है कि यदि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए तो राज्य की 5 सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। सीटें कांग्रेस उत्तराखंड से लाएगी और अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा दिया तो 2009 भी रिपीट हो सकता है। तो मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसका जो मनोबल कमज़ोर हुआ था पिछले विधानसभा के चुनाव में कि जीती हुई बाजी हार गए हम, और जिन कारणों से आ रहे हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं वो पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में जोगियाना मोहनचट्टी इलाके में बीती 14 अगस्त की रात को रिजॉर्ट में भूस्खलन हो गया था। भूस्खलन के साथ आए मलबे में 5 लोग दब गए थे, जिनको बचाने के लिए बीते 2 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। रेस्क्यू टीम ने 3 शवों को तो मंगलवार रात को ही निकाल लिया था, लेकिन 2 लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था, उन्हें बचाया नहीं जा सका और बुधवार को उनके शव बरामद किए गए। और मध्य महेश्वर घाटी में अतिवृष्टि के कारण गोंडार गांव में पैदल मार्ग को जोड़ने वाला पुल और मार्ग का कुछ हिस्सा बहने से वहां गए यात्रियों के फंसे होने की सूचना पर एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम के जवानों ने साहस का परिचय देते हुए पहले उफनती नदी को पार कर रोप बेस बनाया। उसके बाद रोप रिवर क्रॉसिंग मेथड का प्रयोग करते हुए एक एक कर वहां फंसे कुल 103 लोगों को सकुशल रेस्क्यू कर बाहर लाए गए, उनको वहां से निकाला गया। लक्सर में हिंदू संगठनों के अनेक पदाधिकारियों ने एक समुदाय विशेष पे बिना अनुमति के धार्मिक स्थल का निर्माण करने का आरोप लगाया, जिसके विरोध में हिंदू संगठनों ने बुधवार को तहसील मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद गुस्साए पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी को पत्र देकर निर्माण कार्य तत्काल रुकवाने की मांग की, साथ ही कार्रवाई न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। और मसूरी में पर्यटक और स्थानीय लोगों के बीच गाड़ी हटाए जाने को लेकर जमकर विवाद हो गया।
पर्यटक द्वारा स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद लोगों ने मसूरी पुलिस से कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों को ही धमकाने की बात सामने आई है। ऐसे में नाराज लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया। तो गाड़ी हटाए जाने को लेकर विवाद हुआ था और विवाद देखते ही देखते ज्यादा बढ़ गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला होमगार्ड की भर्ती निकाली गई है, जिसमें 10 जिलों में भर्ती की प्रक्रिया चलाई जाएगी। इसी के चलते नैनीताल जिले को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाने पे महिला अभ्यर्थियों ने कालाडूंगी तहसील में उप जिलाधिकारी रेखा कोहली के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। महिला अभ्यर्थियों का कहना है कि ज्ञापन द्वारा उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से महिला होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में नैनीताल जिले को शामिल किए जाने की मांग की है। ज्ञापन लेके इनका ये कहना था कि हमारे जो अन्य जनपदों में होमगार्ड्स की भर्ती निकली है और हमारे नैनीताल जनपद में होमगार्ड की भर्ती नहीं आई है, तो मेरे द्वारा इनका ज्ञापन लिया गया है और संबंधित विभाग को भेजा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, वहाँ पर इसको प्रेषित किया जाएगा। ज्ञापन लेके इनका ये कहना था कि मुख्यमंत्री जी को उप जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन देने आए हैं होमगार्ड भर्ती संबंध में। हमारी मांग सिर्फ इतनी है, सबसे पहले तो हमारे जिले को होमगार्ड भर्ती से वंचित किया गया है, फिर बाकी जो 10 जिलों में भर्ती आई हुई है उसमें हमें आवेदन करने से भी वंचित किया जा रहा है। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिन 10 जिलों में भर्ती आई हुई है हमें उसमें आवेदन करने से वंचित ना किया जाए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जर्मनी से आए डेलीगेट्स के साथ आज बैठक की, जिसमें उत्तराखंड में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर चर्चा की गई। साथ ही मिलेट्स और मोटे अनाज को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने को लेकर भी चर्चा के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उत्तराखंड के जैविक उत्पादों को विश्व स्तर तक ले जाने के लक्ष्य को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केदारनाथ यात्रा में घोड़ा खच्चर संचालन के बारे में सचिव पशुपालन बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने जानकारी देते हुए बताया कि केदारनाथ यात्रा में घोड़े का संचालन केवल दिन में ही किया जाएगा और केवल एक ही ट्रिप घोड़े से पूरे दिन में की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान घोड़े को कितना वजन लेकर जाना है, इसके लिए भी हाईकोर्ट में चर्चा हुई है। सचिव ने कहा कि यात्रा मार्ग में लगभग 4 अस्पताल खोले जाएंगे और यात्रा में जाने से पहले घोड़े की मेडिकल जाँच होगी कि क्या वो स्वस्थ हालत में है या नहीं। और लक्सर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मंगलवार रात अज्ञात चोरों ने एक दुकान का शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह जब लोगों ने दुकान का शटर खुला देखा तो उन्हें शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने जानकारी पुलिस को दी। अब मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक सीसीटीवी भी सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की चोरों की तलाश कर रही है। 51 मिनट पे रात वो घुसे जो कैमरे में आ रहे हैं और 3:02 पे निकल गए और 3:05-6 के लगभग हमें पता लग गया। उसके बाद वो मतलब हाथ नहीं आए। फिर उसके बाद पुलिस आ गई थी। 10-20 मिनट के बाद ही पुलिस ने भी बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मिले नहीं वो। अब पुलिस ने 9 बजे बुला रखे हैं, देखते हैं क्या होता है। बाकी कम से कम 1.5 लाख के लगभग का नुकसान है। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने बुधवार को नगरपालिका परिषद अल्मोड़ा का निरीक्षण किया। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत यहां उपलब्ध मैनुअल आदि की जानकारी ली और भट्ट ने पालिका कार्यालय के हर कक्ष में जाकर पंजिकाओं और अभिलेखों के रखरखाव को लेकर जानकारी भी ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।